अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक नया टॉपिक है एनपीओस के नाम से। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्जाम। ये तकरीबन हर दफा, इफ नॉट हर दफा, तो कभी कभार इसको छोड़ता है, अदरवाइज ये टेस्ट होता है। जब से ये आया है, मेरे ख्याल सिर्फ एक दफ़ा ये नहीं आया, ये जो पिछली अटैक, वरना ये मुसलसल चेक हो रहा है किसी न किसी सूरत में। और अभी भी ये जो पिछली दफ़ा नहीं आया, तो ये बिल्कुल नहीं आया। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ चीज़ें चेक हुई, जैसे एमसीक्यू में उसको थोड़ा बहुत इसको टेस्ट किया है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है आपके। प्लस ये है कि इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। आमतौर पर 12 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आता है, कभी कभी 20 का, कभी 12, कभी 16, कभी 14। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये कहीं इसमें वेरी करता है, राइट। है क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम से जाहिर है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी होती। यानी हमने अभी तक जितने बिजनेस पढ़े वो तमाम के तमाम वो बिजनेस थे जो किसी न किसी प्रॉफिट की वजह से बने, यानी हम उन्हें प्रॉफिट अर्निंग की वजह से बनाते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो हमने इसलिए बनाई हो कि हम उसको आवाम की वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे, हम उसे प्रॉफिट अर्निंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट अर्निंग बट फॉर the welfare of humanity or for any reasons which is not for profit, तो हम कहेंगे ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर ट्रस्ट, ये जो क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ के लिए बना लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत ज़्यादा जो बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, ठीक, कम्युनिटीज़ बनाई हुई, एनजीओज जैसे बनाई हुई हैं, डिफरेंट ये जो घर बनाते हैं लोग, फ्री में बना के दे दिए, वो बनाए होते हैं आप लोग। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस या स्पोर्ट्स क्लब हैं, तो वो स्पोर्ट्स क्लब आपने इसलिए बनाए हुए हैं कि वो आप वहाँ पर फ्री लोगों को सर्विसेज दें आप, राइट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका ज़्यादा काम सर्विसेज से रिलेटेड है, लोगों को फ्री सर्विसेज दी जाती है जिससे लोगों की वेलफेयर हो। दिस वुड बी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंस्टीट्यूट, एनी कम्युनिटी सर्विसेज, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो फ्री में फंड्स देते हैं घर बनाने के लिए, एटसेट्रा, राइट। अच्छा, नाउ प्रॉब्लम इज के अब हमने इसको अकाउंट फॉर कैसे करना होता है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस एंड दिस बिजनेस। तो जो जाहिर है जो नॉर्मल बिजनेस होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, राइट। यहाँ पर जो इसकी अकाउंटिंग है वो भी बिल्कुल डिफरेंट अकाउंटिंग होती है। इसकी अकाउंटिंग जो है, इसके हिसाब बहरहाल ऐसा नहीं है कि आपने, चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें प्रॉफिट नहीं होना, तो हम इसको बिल्कुल मादर पे आज़ाद छोड़ दें, यहाँ से जो भी पैसा आएगा वो पैसा सारा का सारा जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी से आए, हम उसका कोई हिसाब ना रखें। तो बिल्कुल वैसे जैसे आम बिजनेस को अकाउंट फॉर करने के लिए उसको गाइडलाइंस दी जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं कि आपने अपनी इन चीज़ों का सबका हिसाब रखना है यूजिंग दीज स्टैंडर्ड्स। जैसे हमने वहाँ पर डिफरेंट IFRS पढ़े, IAS पढ़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका हिसाब रखा जाता है, वैसे ही बेशक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका भी वैसे ही हिसाब रखा जाता है। यानी बेशक ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनी होती, लेकिन हिसाब इनका भी रखा जाता है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया।
और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। हाँ, इनके जो अकाउंट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, इनकी जो चीज़ें हैं उनके नाम डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेम है। जैसे वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनती थी मोरल एज भी वैसे ही बनती है, बैलेंस शीट भी वैसे ही बनती है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू डिफरेंसेस। जब हम इसके अकाउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वही हैं। अगर आपको नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी आती है, तो ये भी आराम से बन जाएगी, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो आईटीए में आप लोगों ने पढ़ी थी वो नहीं बनानी आती, तो फिर शायद यहाँ पर थोड़ा सा आपको दोबारा से सिखानी पड़ेगी। यानी भी कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा सिंपल भी उसका हम आइडिया ले लें। अच्छा, इन दोनों के जो अकाउंट्स डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या होते हैं। जो नॉर्मल बनती है, जो बिजनेस होता है वहां पर हम अपना हिसाब रखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है, यानी इनकम स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट वही बनती है, यहाँ पर सेम रूल है, यहाँ पर भी मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर ही बनती है। रेवेन्यूज को और सेम ईयर के रेवेन्यूज को सेम ईयर के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट यहाँ पर भी मैच किया जाता है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। अच्छा, वहां पर हम जो बनाते हैं बैलेंस शीट, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। इसको भी इधर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट ही कहा जाता है। वहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कहते हैं, क्योंकि इक्विटी जो होती है उसे नेट एसेट्स भी कहते हैं। वैसे नॉर्मल अकाउंटिंग में भी नेट एसेट्स का वर्ड यूज किया जाता है इक्विटी के लिए। वहां पर जो नेट प्रॉफिट आता है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस कहा जाता है प्रॉफिट। यानी अगर आप प्रॉफिट को शो करना हो तो वहां पर शो किया जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, या इसे सरप्लस भी कहा जाता है। वहां पर शो किया जाता है नेट लॉस, यहाँ पर कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम, यानी एक्सपेंडिचर्स अगर इनकम से ज्यादा होंगे तो जाहिर है लॉस हो जाएगा, या इसे डेफिसिट भी कहते हैं। वहां पर कैपिटल या इक्विटी को इक्विटी कैपिटल ये कहते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड फंड्स, जर्नल फंड्स, नेट एसेट्स, इस तरह की चीजें कहा जाता है। राइट जी। अच्छा, मैं दरअसल चाहता हूँ इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो इसको गाइडलाइंस देते हैं। ये जो हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स इसकी बनानी है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं, और इसमें बैलेंस शीट बनानी है, या उसके नेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाने हैं, उसको गवर्न करने के लिए यहाँ पर आईकैप ने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं एनपीओज को गवर्न करने के लिए, जिसे ASNPOs कहा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हम उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि हर चीज़ से रिलेटेड जो ASNPOs हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी सहूलत के लिए नॉर्मली ये मैं प्रैक्टिस करता होता हूँ, तो कुछ भी करने से पहले मैं आपको जो इनकी स्टेटमेंट हमने बनानी होती है वो पहले बना के दिखाता हूँ कि वो कैसे बने, ताकि फिर उसके अंदर चीज़ें जो है उसके ऊपर मैं स्टैंडर्ड अप्लाई करके बताऊँ कि स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो आपने मुख्तलिफ चीज़ें बनानी होती हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर बनानी होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें बनानी है जी। एक तो वकालत, इसको यार उठा, पहले इसे पॉज कर देना। तो मैं आपको सबसे पहले इसके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, इसकी जो स्टेटमेंट्स मुझे बनानी है अभी आपके लिए, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाते हैं अभी, और फिर उसके ऊपर सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना सिखाता हूँ, और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
ये दो मैं अभी आपको बना के दिखाना चाहता हूँ कि कैसी बनेगी। देखिए, अगर आपको सादा इनकम स्टेटमेंट याद है तो ये मोर और लेस वैसी बनती है। यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होगी और उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हाउ टू कैलकुलेट दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड जनरल फंड्स, नेट एसेट्स एटसेट्रा। राइट जी। सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनेगा इसमें, यानी अगर आप एनपीओ रन कर रहे हैं तो उसका हिसाब रखने के लिए जो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से बने। तो इसका भी आपने सबसे पहले कंपनी का नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 एटसेट्रा, जो भी आपने नाम लिखना है। उसके बाद जो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, बिल्कुल जैसे हमारी इनकम स्टेटमेंट मैचिंग प्रिंसिपल के अंडर बनती है, यानी इनकम्स ऑफ द सेम पीरियड विल बी मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। सेम ट्रीटमेंट विल बी डन ओवर हियर। आप सबसे पहले इनकम्स लिखेंगे सारे। जो इनकम्स आमतौर पर लिखी जाती हैं, यहाँ पर मैं इनकम्स लिखता हूँ जी। तो इनकम में नॉर्मल जो एनपीओ की इनकम होती है, जाहिर है एनपीओ सेल तो कोई नहीं चीज करेंगे, ना ये सर्विसेज देके पैसे लेते हैं। तो आमतौर पर इनकी जो इनकम्स होती हैं वो मेंबरशिप फीस होती है, यानी बहुत सारे मेंबर्स, अगर एक क्लब है तो उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, वो एनुअल फीस दे रहे होंगे, मंथली कोई ना कोई फीस दे रहे होंगे। तो नॉर्मली जो सबसे अहम इसकी इनकम होती है दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फीस। और इसकी अकाउंटिंग ही थोड़ी सी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है और इसके अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। ये भी देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। राइट। इसके बाद अगर कोई मेंबरशिप फीस है आपके पास, मेंबरशिप फीस तो है जो सर्विसेज आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं और उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको फीस मिल रही है। आप फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो वहां पर आप सर्विसेज के लिए कोई बाकी जो है वो पैसे ले रहे हैं 500 रुपए, आप वहां पर ले रहे हैं 20 रुपए की पर्ची दे रहे हैं उसको, तो बाहर आप सर्विसेज की फीस तो ले रहे हैं। तो जो फीस आप ये नॉर्मली जो मार्केट रेट होगा उससे बहुत कम होती है सर्विसेज फीस। ठीक हो गई। इसके अलावा अगर किसी ने कोई डोनेशंस दे दी, कंट्रीब्यूशन कर दिया, किसी भी चीज के लिए, मैंने कहा यार मेरी तरफ से ये रख लो पैसे, वो किसके लिए दिए हैं वो बात की बातें, कि किसी खास काम के लिए दिए हैं तो उस काम के लिए दिए जाएंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड एंडोमेंट, वो बात की बात है, इसे कहाँ लेके जाना है। लेकिन एक फीस आपकी क्या होगी, कंट्रीब्यूशन फीस भी होगी। इसके अलावा आपने कोई किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं तो वहां से डिविडेंड्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है, किसी को लोन दिया होगा उससे इंटरेस्ट भी आपको मिलते हैं, जैसे नॉर्मली आपको मिलती हैं चीज़ें, वहाँ से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन फीस, सर्विस फीस, मेंबरशिप फीस भी। ये भी आ जाती है राइट। तो ऐसी बहुत सारी फीसेज जो आप एक एमपीओ चला रहे हैं, उसमें कोई भी फीस जो आपको फ्री में मिल रही है किसी भी चीज के लिए, यानी कहीं से भी कोई पैसा आ रहा है तो वो आपके लिए इनकम बन जाएगी, अनलेस वो किसी लंबे से के लिए मिल गया, यानी वो आपको कैपिटल के तौर पर मिल गया, तो फिर आप उसको जनरल फंड्स में कहीं ना कहीं रख लेंगे। बस और डोनेशंस वगैरह मिल जाती हैं। अगर डोनेशंस मिली है कोई तो वो भी यहीं पर रखेंगे। अगर डोनेशन शॉर्ट टर्म के लिए मिली, अगर डोनेशन लॉन्ग टर्म के लिए मिली है तो फिर वो अकॉर्डिंगली इसको कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एसेट के लिए मिल गई है तो वो एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट का बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो एग्जैक्टली गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट था, ये डोनेशन दरअसल क्या है कि अगर ग्रांट मिल गई है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई है तो गवर्नमेंट डोनेशन है, नॉर्मल मिली है तो नॉर्मल डोनेशन है। और इसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसी एसेट के लिए मिली है
तो एसेट खरीदा जाएगा, एसेट को अलग ट्रीट किया जाएगा और इस डोनेशन को एसेट की डेप्रिसिएशन के हिसाब से करते जाएंगे। तो डोनेशंस भी यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। फिर बात बात ऐसा होता है कि आपने कोई चीज, वैसे तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनी होती, लेकिन आपने देखा होगा एक हॉस्पिटल है जो ट्रस्ट है, लेकिन उसके अंदर आपने एक कैंटीन बनाई हुई है। तो उसके अंदर जो कैंटीन है वहां पर चीजें बिक रही हैं, वहां पर चीजें इन्वेंट्री भी आ रही है, वहां पर वो क्या है कि मेन ट्रस्ट के अंदर आपने कोई छोटी सी शॉप बनाई है, तो अगर वहां से कोई भी इनकम हो रही है, ठीक हो गया, तो वो जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। कोई भी प्रॉफिट जो है जो अंदर बिजनेस है, आपके अंदर वाला बिजनेस, तो कोई भी एनी प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल अंदर कोई टच शॉप वगैरह है, वहां से आ गया टच शॉप का प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मल करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो वो जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट लिखना है, इसलिए अलग से ट्रीटमेंट की जाएगी। तो अगर कोई भी आपको एनपीओ के क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज नजर आ रही हैं, कोई सप्लायर्स नजर आ रहे हैं, पेबल्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई शॉप है, उससे रिलेटेड भी छोटी सी मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है और उसका प्रॉफिट भी निकाल के यहाँ पर लिखना है मुझे, राइट। आप कोई टूर्नामेंट वगैरह करवा रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर आपने टिकट सेल कर दिए, तो जो टिकट सेल होगा वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम टिकट्स या टिकट सेल। राइट। तो ये कुछ हमारे पास छोटी मोटी इनकम्स हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, वक्त के साथ साथ आएंगी, लेकिन वो खुद नजर आएंगी कि ये इनकम है। लेकिन जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनकम्स हैं वो ये इनकम्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आमतौर पर वैसे क्वेश्चन में इससे बाहर इंशाल्लाह नहीं जाएगा, अगर कोई आएगी तो और आगे क्वेश्चन में आती जाएंगी चीजें, राइट। ये जो इनकम्स हैं ये सारी का सारा इसका क्या कर लिया जाएगा जी, टोटल कर लिया जाएगा। इसमें से माइनस क्या किए जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स। अब देखिए इसके एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ज़ाहिर इन्होंने भी तो कोई स्टॉक रखा होगा, अपना स्टाफ वगैरह रखा होगा, सैलरीज पे करते होंगे, ये भी तो कोई बिल्डिंग यूज करते होंगे, उसका रेंट देते होंगे जी, इनकी भी तो बिल्डिंग वगैरह को एसेट्स हैं, तो उनकी डेप्रिसिएशन होंगी। बहुत का तो मेंबरशिप फीस यानी जो सब्सक्रिप्शन है वो 100 लोगों ने देनी होती है, 80 देते हैं, तो यहाँ पर भी बैड डेट्स हो सकते हैं, तो अगर कोई बैड डेट्स हो तो वो भी यहाँ पर लिखे जाएंगे। यहाँ पर भी फ्यूल लग सकता है जी, फ्यूल कॉस्ट जी, इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो तमाम जो खर्चे आपने कभी बचपन में सुने थे वो सारे के सारे यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे यूटिलिटी बिल्स का, तमाम जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी लिख देते हैं, एनी लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, जिस जो नॉन करंट एसेट है यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट वो भी आ सकता है, और अगर यही गेन होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा जीएलई, ये इसी का क्या, हाँ अगर गेन आएगा तो वो इस सेट पर आ जाएगा, राइट। और कोई भी एक्सपेंस जो आपको एक्सपेंस जो नॉर्मल एक्सपेंस होता है क्वेश्चन में दिया है, तो वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद इनकम्स और एक्सपेंसेस का दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा या ये नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, लेकिन इसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं लिखना, एक या इसे सरप्लस लिखें या डेफिसिट लिखें, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इफ प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो नीचे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली इसमें सरप्लस और डेफिसिट का वर्ड यूज किया जाता है, राइट।
तो इनकम स्टेटमेंट अगर बनाने के लिए आती है तो आप क्या करेंगे, आप इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स अलग अलग लिख के बस इनका डिफरेंस ले लेंगे। लेकिन इसमें जो चीजें दी होंगी वो सारी क्वेश्चन में आपको या दी होंगी या कैलकुलेट करने के लिए उसने इंफॉर्मेशन दी होगी। दूसरी चीज जी इसमें जो हमने कैलकुलेट करनी होती है वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट भी वैसे ही जी, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2022 और नीचे शुरू कर देंगे। यहाँ बिल्कुल वैसे ही बनाई जाती है जैसे नॉर्मल बनती है। ये भी स्टार्ट फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स से शुरू होती है। नॉन करंट एसेट्स में जितने नॉन करंट एसेट्स हैं इसमें तो अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग है वो आ जाएगा और इसकी भी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिख दिया जाएगा। कोई आपके पास मोटर व्हीकल है, कुछ फर्नीचर है, एक्सेट्रा, सारे के सारे। यहाँ पर अगर कोई कलेक्शंस वगैरह हैं वो जो हमारे वो भी एसेट्स में आती हैं। जो कलेक्शंस हैं, ये जो नवादरात होती हैं हमारी, जो हिस्टोरिकल कलेक्शंस, वो सारी की सारी इधर लिखी जाएंगी। अगर आपने कुछ शेयर्स वगैरह किसी दूसरी कंपनी के खरीदे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर नजर आएगी आपको, इन्वेस्टमेंट भी असर होता है आपका, तो वो भी इधर लिखा जाएगा। यानी वो नॉर्मली जितने एसेट्स हम नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में लिखते हैं सारे के सारे यहाँ पर लिखे जाएंगे। राइट जी। इसके बाद फौरन बाद लिखे जाएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक, राइट। यहां पर भी प्रीपेमेंट्स वगैरह, लेकिन यहां पर सब्सक्रिप्शन अगर आपको एडवांस में मिल गई है तो वो लायबिलिटी है, और अगर एरियर्स में है तो वो आपके लिए एसेट है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एसेट नजर आएगा। क्वेश्चन में दिया होता है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। नॉर्मली यहाँ पर रिसीवेबल नहीं होते बल्कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आपको वर्ड नजर आएगा। राइट। अच्छा, इसी तरह अगर कोई स्टॉक वगैरह पड़ा तो ये स्टॉक वही जो मैंने बताया था कि टक शॉप वगैरह का होगा, क्योंकि अपनी तो कोई चीज इनके लिए बेचने के लिए नहीं होती। तो अगर कोई स्टॉक वगैरह नजर आ रहा है या इन्वेंट्रीज नजर आएंगी तो वो टक शॉप की इन्वेंट्री ही आपका इन्वेंट्री बन जाएगी। इसी तरह जी नीचे फिर इसके जो नेट एसेट्स हैं या जनरल फंड्स हैं वो लिखे जाएंगे। नेट एसेट्स में इसी कैपिटल, जहां पर कैपिटल लिखते थे वहां पर अब क्या लिखा जाएगा, नेट एसेट्स या एक्यूमुलेटेड फंड्स या ओनली फंड्स, जनरल फंड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। ये भी जी बिल्कुल वैसे ही नेट एसेट्स जो नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम फंड्स, जो हमारे एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं, जो पिछले साल का कैपिटल था वो ओपनिंग फंड्स बन देंगे ना आपके लिए। तो ओपनिंग फंड्स, उसमें ऐड क्या किया जाएगा, सरप्लस, सरप्लस ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कोई लॉस हुआ है तो वो माइनस कर देंगे, यानी सरप्लस ऐड और लॉस या डेफिसिट माइनस कर देंगे, डेफिसिट लिखेंगे वर्ड। कोई भी और अगर कुछ उसने हमें मिले हैं पैसे एज कैपिटल, वो यहाँ पर ये तीन में चीजें लिखने के बाद रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड एंडोमेंट। जो हमारे फंड्स हैं वो या रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं या अनरिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं या एंडोमेंट। ये तीन टाइप्स, इंशाल्लाह कल इसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग कि जो नेट एसेट्स हैं उनमें हमें जो फंड्स मिलते हैं, लोग हमें जो पैसा देते हैं ना, हमारे लिए तो कैपिटल वो होगा ना जो लोग हमें देंगे लंबे अरसे के लिए, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे लिख लेंगे एज कैपिटल। लेकिन इस कैपिटल के बारे में अगर फॉर एग्जांपल कहता है
ये मैं आपको 5 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, इससे आप सिर्फ हॉस्पिटल की बिल्डिंग ही बनाएंगे। इसका मतलब है दिस इज रिस्ट्रिक्टेड है मेरे से के लिए, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। मैं आपको 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, आप इसे जहां मर्जी यूज करें, अनरिस्ट्रिक्टेड। इंडोमेंट का वैसे तो कॉन्सेप्ट चले कर लेंगे, लेकिन इंडोमेंट का मतलब ये होता है कि इंडोमेंट में पैसे मिलते हैं, ये ना रिस्ट्रिक्टेड होती है ना अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, बल्कि वो कहता है ये जो मैं पैसे दे रहा हूं, इसे इन पैसों को आपने यूज नहीं करना, इन पैसों को आप इन्वेस्ट करेंगे। उस इन्वेस्ट करने से जो आपको पैसे मिलेंगे, जो इनकम आएगी, वो इनकम आपने यूज करनी। दैट इनकम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड, लेकिन फंड्स ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे पैसे जो हमें मिले और वो हमें डायरेक्टली फंड्स यूज ना कर सके, बल्कि उनकी जो इनकम आए वो यूज कर सके, वो हमारे लिए क्या बन जाएंगी, इंडोमेंट्स होते हैं। ठीक हो गए। तो है कैपिटली, लेकिन आपने उन्हें अलग-अलग लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड या इंडोमेंट। वो हर चीज के बारे में हो सकती है, इंशाल्लाह सब डिटेल्स जो है जब हम इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि किस चीज के बारे में कौन सी चीज कहां पर जानी चाहिए। ठीक हो गया। तो अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है, जो भी फॉर एग्जाम्पल कहता है डोनेशन मिली है, वो डोनेशन मिली है हमें किसी खास मकसद के लिए, तो अगर तो वो किसी रेवेन्यू का मिली है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस सीधा सीधा रेवेन्यू लिख दिया जाए। लेकिन अगर वही डोनेशन किसी लॉन्ग टर्म के लिए मिली है तो वही हमारा कैपिटल बन जाएगा। वो कैपिटल अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड के सामने लिखेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड के सामने, और एंडोमेंट के सामने एंडोमेंट की चीज लिखी जाएगी। राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एसेट्स आर ओवर जी, नेट एसेट्स आर ओवर जी, और इसके बाद इस साइड पर आ जाएगी जी लायबिलिटीज। वैसे तो नीचे ही आनी चाहिए, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास जी नॉर्मली अगर हमने लोन्स वगैरह लिए हों, ठीक है, वो इधर लिखे जाएंगे। अगर आपने कोई गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह ले ली है जो आपने लंबे अरसे के लिए रखी, जैसे हमने, आपको याद होगा गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलती थी तो उसका एक पोर्शन नॉन करंट लायबिलिटी में भी जाता था जो लंबे अरसे का, और एक पोर्शन कहाँ जाता था, करंट लायबिलिटी में। तो वो जो डोनेशंस हैं, हम गवर्नमेंट ग्रांट को डोनेशंस भी कह सकते हैं, इसे गवर्नमेंट ग्रांट भी वैसे कहते हैं जी। कोई भी डेफर्ड जो जिसके साथ डेफर्ड वर्ड लग गया वो इधर ही आएगा। डेफर्ड लायबिलिटीज जितनी भी, दैट कैन बी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, दैट कैन बी डेफर्ड डोनेशन, दैट कैन बी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, तो किसी भी साथ लग गया वो यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया। जो लॉन्ग टर्म पोर्शन है, बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में 10 साल के लिए मिली है, 1 साल उसमें से इनकम बना ली, 1 साल करंट लायबिलिटी में चली गई, और बाकी जो 8 साल में कहाँ चले जाते थे, डेफर्ड लायबिलिटी में जाते। अच्छा जी, इसी तरह अगर कोई और भी आपने कोई बैंक लोन्स वगैरह लिए हैं, लोन्स लिए हैं, तो वो लायबिलिटी जो नॉर्मल लायबिलिटीज होती थी वो यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे। फिर आ जाएगी हमारे पास करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में वही हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, लेकिन ये क्रेडिटर्स किससे रिलेटेड होंगे, टच शॉप से रिलेटेड। पेएबल वगैरह जो होती है हमारे, क्लोजिंग पेएबल, अकाउंट्स पेएबल फॉर द टच शॉप इन्वेंटरी एटसेट्रा। अच्छा जी, फिर यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिली तो रिसीवेबल है, और अगर एडवांस में मिल गई है तो यही लायबिलिटी बन जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन, ये क्वेश्चन में सारी चीजें दी होंगी क्या, सब्सक्रिप्शन पेएबल इन एडवांस जी, इन एडवांस। ठीक हो गई। या इसको कहते हैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एटसेट्रा। राइट जी। इसके अलावा कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज पेएबल, रेंट पेएबल, यूटिलिटी पेएबल, तो वो तमाम के तमाम जो एक्सपेंसेस हैं जो पेएबल है या आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर आएंगे। आपने आईटीए में पढ़ी है ना इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह सारी चीजें, तो वहां पर आपने एक्रूअल प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो बिल्कुल देखें, अगर आप गौर करें तो ये नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की तरह ही बनी है, विद द डिफरेंसेस ऑफ टर्मिनोलॉजीज, और इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आकर डिफरेंट हो जाएगा कि हम कैपिटल वहां पर सीधा सीधा लिख देते थे, यहाँ पर कैपिटल को जरा हेडिंग्स में लिखना है।
रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड में जाएगा, जो अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड में, एंडोमेंट एंडोमेंट में जाएगा, ठीक है। और वहां पर हम ट्रीट करते जाएंगे साथ साथ। इसी तरह बाज़ का वो आपसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को भी रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड में करवा लेता है, लेकिन उसको हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह पर सारी इंशाल्लाह लिख दी जाएगी। अच्छा जी, इसमें वन बाय वन आप ये देख लीजिए चीजें। अब चीजें सब्सक्रिप्शन से शुरू करेंगे जी, और देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन के ऊपर स्टैंडर्ड क्या कहता है जी। जो हमारे सब्सक्रिप्शंस हैं या मेंबरशिप फीस है, इसके ऊपर हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है। कहते जी कि वो कहते हैं जो सब्सक्रिप्शंस आपको मिलेगी या मेंबरशिप फीस मिलेगी, इसको आप अपना रेवेन्यू ट्रीट करें, दिस विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। और बिल्कुल वैसे ही अगर ये इस साल से रिलेटेड है तो इस साल से रिलेटेड सिर्फ जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगी। अगर अगले सालों से रिलेटेड है तो वो लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर रिसीवेबल है तो जाहिर है वो हमें लेने पड़ेंगे। तो कहते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि सब्सक्रिप्शन कितनी इस साल में है, आप इसका एक अकाउंट बना लिया करें। बाय द वे सब्सक्रिप्शन की नेचर क्या है, किस हेड के अंडर आती है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या चीज है ये सब्सक्रिप्शन है क्या, इनकम है। देखिए इनकम है तो आप जब भी कभी सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी हो तो सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले अकाउंट बना लिया, क्या बनाएंगे, अकाउंट बना लिया करें सब्सक्रिप्शन का। और ये तकरीबन आपको हर दफा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए गौर से देख लें सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, इनकम है, इनकम का अकाउंट आपने 100 दफा बनाया। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट इनकम का भी अकाउंट बनाया था। इनकम या रिसीवेबल हो सकती है या एडवांस हो सकती है, ठीक हो गया। अगर ये रिसीवेबल है तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आ जाएगा, इस साइड पर, ओपनिंग रिसीवेबल या ओपनिंग इन एरियर्स। इसके लिए वर्ड आमतौर पर एरियर्स का लफ्ज लिखा होता है, यानी जो अभी हमें मिलेगी, या ओपनिंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर, राइट। और अगर ये इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखना हो तो क्लोजिंग किस साइड पर आ जाएगा जी, क्लोजिंग एरियर्स, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल। एंड इफ इट इज इन एडवांस तो फिर ये क्या लायबिलिटी है, तो फिर इसका ओपनिंग किस साइड पर नजर आएगा, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, राइट। अगर सब्सक्रिप्शन मिलेगी इस साल में मिली है फॉर एग्जांपल, तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन डेबिट हो रही, क्रेडिट हो रही, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितना कैश मिला होगा इस साल में सब्सक्रिप्शन का, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर बॉस का ये होता है कि हमने पैसे लेने होते हैं फॉर एग्जांपल 100 लोगों से, तो 100 के 100 नहीं देते बल्कि उसमें से सिर्फ 80 देते हैं, 20 जो है वो यहाँ पर आपको दगा दे जाते हैं। तो यहाँ पर भी ठुडा करवा देते हैं। तो जो ठुडा करवाते हैं उनको क्या कहते हैं, बैड डेट्स। तो यहाँ पर भी आपने बैड डेट्स अगर हो जाए तो बैड डेट्स, फिर बैड डेट्स डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करते हैं ना, तो फिर बैड डेट्स डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रही है बिकॉज ऑफ बैड डेट्स, तो बैड डेट्स इस साइड पर आ जाएंगे। तो आपको जो इनकम स्टेटमेंट में सब्सक्रिप्शन है वो इस साइड पर न, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस है जो वहां पर लिखा जाएगा वो प्योरली आपके पास इस अकाउंट के थ्रू आ जाएगा। क्योंकि देखें ये पिछले साल से रिलेटेड है, ये अभी इस साल से लेकर मिली नहीं, पिछले साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड है लेकिन अभी मिली नहीं। तो इसी तरह बैड डेट्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें, जब बहुत सारा अगर वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें हों तो सिंपली एक अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट में आप फाइंड आउट करें कि मुझे तो इस साल से चाहिए ना, इनकम स्टेटमेंट में मुझे सब्सक्रिप्शन मैचिंग प्रिंसिपल के अंडर इस साल की चाहिए, इस साल के लिए आप वो सामने लिख लेंगे। राइट जी। अगर आपके पास बुक हो तो हम इसका एक अकाउंट बना भी सकते हैं वैसे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, अगर ताहा साहब का लैपटॉप चल गया। जी
अरे ये तो हाँ ये आ गई, मुबारक बड़ी बहुत मुबारक हो आपको। एक तो ये देखें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी दिया हुआ। आपकी बुक की एग्जांपल 6 है, आपकी बुक की एग्जांपल 6 है। पेज नंबर भी बता देते हैं, बताइए देखते हैं। 537 पेज 537। एग्जाम्पल 6 कहता जी एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं। At 31st March 2016, a cricket club had membership subscription in areas amounted to rupees 48,000। किस दिन आपने बनाना जी? 31st March 2017 को बनाना जी आप। 2017 यानी 31 मार्च 2017 को आपका साल खत्म हो रहा है। और क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है? कहते हैं 31 मार्च 2016 को एक क्रिकेट क्लब है, उसकी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है वो इन एरियर्स थी 48,000 से। पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है इन एरियर्स का, वो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो वो कहते हैं जी एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एरियर्स याद रखिए। एंड हैड रिसीव्ड ₹12,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और कहते हैं पिछले साल के आखिर में हमें पता चला कि पिछले साल कुछ लोगों से हमने एडवांस में भी ली हुई थी। तो जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन ली है वो हमारे लिए लायबिलिटी ओपनिंग, और जो पिछले साल की रहती थी वो हमारे लिए क्या है जी? रिसीवेबल या इन एरियर्स। During the year to 31st March 2017, the club received ₹624,000, including 26 members for the year to 31st March 2018 at ₹1,200 per annum। साल के दौरान कहता है जी हमें कैश मिला है कितना? 6,24,000। लेकिन कहता है इस 6,24,000 में से 26 मेंबर ऐसे हैं जो हमें सालाना 1,200 रुपया देते हैं, उन्होंने हमें अगले साल की भी सब्सक्रिप्शन दे दी है। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ? इस साल के एडवांसेस फॉर दिस ईयर। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन पहले तो 26 मल्टीप्लाई बाय 1200 कीजिएगा, तो ये कितना बनता है ये भी जरा देख लें। 31,200। At 31st March 2017, 16 members owed subscription of ₹1,200 each। और कहता है इस साल के आखिर में 16 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं दी। तो दोनों ओपनिंग भी आ गए, दोनों क्लोजिंग भी आ गए, और इस साल का कैश भी आ गया। तो इस तरह से देखें, अगर मैं पूछूं आपसे इसी तरह मुझे बता दें ओपनिंग एरियर्स कितने थे? 48,000 के। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस नजर आए वो अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाए। और ओपनिंग एडवांस कितना था जी? 12,000। क्लोजिंग एडवांस कितना था जी? 26 मल्टीप्लाई बाय 1200, 31,200। ये कैसे पता चला जी? 26 मेंबर जो 1,200 पर ईयर देते हैं उन्होंने हमें पैसे अगले साल तक के लिए दे दिए। और जो क्लोजिंग एरियर्स हैं वो कितने हैं? 1600 मल्टीप्लाई बाय 1200। ये भी जरा अगर बता दें। 16 मल्टीप्लाई बाय 1200 19,200। और कैश हमें इस साल में कितना मिला? 6,24,000। बैड डेट से नहीं हो गए। तो हम अगर वो पूछता है कहता है जी बताएं इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस लिखें, सॉरी इनकम लिखें, तो ये प्लस ये माइनस ये माइनस 57,600। तो मैं उसकी जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है अगर मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आ जाए, जहाँ बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, मुझे सब्सक्रिप्शन लिखनी है ना, तो सब्सक्रिप्शन के लिए अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हो तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर आपने एक अकाउंट बनाना है और इस अकाउंट से अपनी चीज़ें लेके वहाँ पर लिख देनी है। लेकिन इसमें से देखें जो ये वाली क्लोजिंग एडवांस है ये कहाँ पर आ जाएगी? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस।
और जो क्लोजिंग इन एरियर्स है वो कहाँ पर आ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन इन रिसीवेबल के तौर पर, राइट। तो ये यहाँ से जब हम इंशाल्लाह बनाएंगे तो फिर वहाँ पर भी ये काम आ जाएगा। पुराने हमारे काम के नहीं होंगे, ये पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जा चुके, ये सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करने के हमारे काम आए। जो पुराने बैलेंसेस हैं ओपनिंग, वो मेरे काम के यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल जो एग्जांपल 7 है उसमें सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसने साथ बैड डेट्स भी शामिल कर, उसमें उसने बैड डेट्स भी शामिल कर दिया। उसने कहा बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। उसने कहा कि जो हमने पैसे लेने थे पिछले साल के, उसमें से हाफ ने हमें टुडा करवा दिया। पिछले साल कितने पैसे लेने थे जी? 48,000 का हाफ कितना होगा? तो 24,000 का एड्रेस लिख देंगे यहाँ। तो इसका मतलब है अब ये मेरी जो इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए जी? सब्सक्रिप्शन 55 ट्रिपल नहीं 6 लाख हाँ 6 लाख बन जाएगा पूरा। नहीं 6 लाख तो नहीं बनना चाहिए, बस 6 लाख ही बनता है। चल ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा हो सकता है, बल्कि हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट जी। इसी तरह जो एग्जांपल 9 है ये भी देख लें। ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बाज का वो ऐसा करता है क्योंकि जो कैश रिसीव होता है इसमें क्या देता है, ये सारी की सारी सब्सक्रिप्शन नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन है या डोनेशन है। तो जाहिर है फिर मैं उसे सब्सक्रिप्शन में नहीं लिख सकता। तो जब मैं कैश लिखने लगूंगा तो उसमें से वो वाला पोर्शन निकाल के, अगर वो डोनेशन है तो उसे अलग से इनकम शो करूंगा, और जो बाकी का पोर्शन है वो इधर लिखूंगा। मिसाल के तौर पर ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC गोल्फ क्लब is members only club providing its members with sports facilities in the ground owned and maintained by it against annual subscription fees. At 30th June 2012, the club had membership subscription in areas amounted to rupees 48,000 and had received rupees 12,000 in advance. ये यहाँ तक तो सेम है। उसने बताया जी कि हमें कितने पैसे मिले जी, पिछले साल के कितने रहते थे रिसीवेबल 48,000 और पिछले साल का एडवांस कितना था 12,000 का। ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2013 द क्लब रिसीव्ड रुपीज 6,50,000। कैश कितना मिला जी 6,50,000। अब मैं सीधा सीधा नहीं लिख सकता क्योंकि उसने नीचे इसकी बाइफरकेशन बताई। कहते इस 6,50,000 में 26,000 यानी कि जो 26 मिलियन है received as donation from members, no conditions attached। इसका मतलब है ये जो 6,50,000 है इसमें से 26,000 जो है वो इसके लिए कैश नहीं मिला बल्कि वो डोनेशन है। तो वो 26,000 तो मैं सीधा सीधा इसके सामने लिख दूंगा डोनेशन के साथ। जो बाकी कितना बचा 650 में से 26,000 इसमें से निकाल दें तो बाकी क्या बचा जी 6,24,000 जो है वो मैं कैश लिखूंगा। ठीक हो गई, 6,24,000 कैश लिखूंगा और जो बाकी 26,000 है उसे इग्नोर नहीं करना, उसे कहाँ लिखना है, उसे डोनेशंस के सामने एज इनकम लिख दूंगा। और नीचे वो कहते हैं रुपीज 31,200 received from members fee for the year to 30th June 2014। वो कहता है
जो 31,200 है वो एडवांस में मिल गया। अगर आप गौर करें तो पिछले क्वेश्चन जो है वो हमें ज़रा थोड़ा सा मोल्ड करके बताई जा रही है। तो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें मुझे यही था ना, उसमें ये कैलकुलेट करनी पड़ी थी, इसमें उसने बता दिया कि 31,200 जो है वो अगले साल के लिए मिल गया। डोंट फॉरगेट हम 2003 में, तो अगर ये 2004 के लिए मिल रहा है तो ये इन एडवांस, राइट जी। एट 30 जून 2013 मेंबर कोड रुपीज 19,200, कहते 19,200 अभी भी इस साल के आखिर में एरियर्स, और half of the members who were in arrears at the end of the previous year had not paid by 30th June. It was decided to write these amounts off. बैड डेट्स भी उसने बता दिए जी कितने जी, उसका हाफ, तो सेम क्वेश्चन उसने हमें जरा थोड़ा सा ट्विस्ट करके बता दिया, हमने भी कर दिया, राइट। इसमें सिर्फ ये क्या उसने बताया कि बाज का जो कैश है वो हमें सारे का सारा सब्सक्रिप्शन से नहीं मिला होता, फिर जिससे मिला हो आप वो निकाल के उसके सामने लिख दें और बाकी अमाउंट निकाल दें। तो मेरे ख्याल है ये 6 लाख इसका आंसर आना चाहिए, तो ये 6 लाख में उसके सामने लिख, राइट। काफी और कम मेरे ख्याल आज का, आप कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन कर लेंगे। कल एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें हमने ये सारी चीजें सॉर्ट करनी है। इसमें सिर्फ एक चीज कभी कभी वो करता है, एक चीज आपको अडहेयर करनी पड़ेगी यहाँ पर। एक तो ये क्वेश्चन में नॉर्मली एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, यानी कैश अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट। और एक पिछले साल की बैलेंस शीट पूरी बना के दी होती है। वो पिछले साल की बैलेंस शीट का मतलब है तो ओपनिंग बैलेंसेस, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट का क्या मतलब है, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होंगे इस साल के लिए, ओपनिंग। तो पिछले साल की बैलेंस शीट अगर दी हो तो उन्हें आप ओपनिंग बैलेंसेस समझिए, बैलेंस शीट फॉर द प्रीवियस ईयर इज, तो परेशान नहीं होना। वो दरअसल उसने इसलिए बताया कि आप उसमें से इस साल के अगर ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए तो वो ले लें। जैसे ये फाइंड आउट करने के लिए वहां पर आपको सब्सक्रिप्शंस मिल जाएंगे, ठीक हो गए। एसेट्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए जो एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस होंगे उससे आगे हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इसी तरह एक हम और इसका जो उसकी जो पिछले साल की बैलेंस शीट है वो उसमें उसका कैपिटल नहीं दिया होता, आमतौर पर उसके एसेट्स और लायबिलिटीज दी होती है। तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कैपिटल आएगा पिछले साल का, तो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग एसेट। पास का ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो बस ये एक काम करना पड़ता है जो मेन काम होता है। उसके अलावा बाकी सब चीजें वही हैं जो हम इंशाल्लाह साथ साथ सीखते जाएंगे। तो कल जब हम आएंगे तो एक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा कैश के लिए, जो कैश से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन होगी वो रिसीट एंड पेमेंट से मिलेगी। ओपनिंग बैलेंसेस के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगी, और जो करंट ईयर है इंफॉर्मेशन वो सारी उसने दी होगी। तो ज्यादातर चीजें हम ड्राइव करते जाते हैं इन 3 चीजों से। इंशाल्लाह उसके अकाउंट्स हमें बनाने तकरीबन सारे आते हैं, कोई एक अकाउंट भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं आता। जो कैश फ्लो में अकाउंट यूज हुए थे वो सारे के सारे अकाउंट यहाँ यूज हो सकते हैं। एसेट्स के भी यूज होंगे, इसके भी यूज होंगे, जैसे ये भी देखेंगे ये भी तो इनकम ही है। एक्सपेंसेस के इंटरेस्ट कट होगा, टैक्स पर इनके ऊपर होता नहीं है, टैक्स अकाउंट यहाँ पर नजर नहीं आता आपको। तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं वो हमने कैश अकाउंट में बनाए थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो इंशाल्लाह यहाँ पर भी आपके काम आएंगे। तो आज जो मैं आपसे टोको करता हूँ, एक तो आप ये जरा फॉर्मेट ध्यान से देखें। दूसरा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना सीख लें, क्योंकि ज़्यादा काम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट है जो बनाना होता है। बाकी सारे अकाउंट आपने पहले ही किए होंगे सारी चीज़ें, इंशाल्लाह उसमें क्या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, राइट जी। और बाकी साथ साथ इंशाल्लाह जो चीज़ आएगी उसका स्टैंडर्ड उसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे 1 बाय 1। जैसे सर्विस फीस के अलहदा, इसको कंट्रीब्यूशन के लिए अलहदा है, मेंबरशिप फीस के लिए अलहदा है, डोनेशंस के लिए अलहदा सारा स्टैंडर्ड है। लेकिन ये सारे के सारे स्टैंडर्ड आपने पढ़े, इनकी ट्रीटमेंट आपने किसी ना किसी सूरत में की हुई। इन सब ट्रीटमेंट का अगर मैं क्रक्स निकाल के दूँ आपको, तो इन सब ट्रीटमेंट्स का ये है कि क्या इसे सारे का सारा इसी साल में लिखना है या अगले सालों में लिखना है। अगर कोई इसी साल के लिए मिली है तो इसी साल में लिखेंगे, और अगर किसी एसेट्स वगैरह के लिए मिली है तो गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। ज़्यादातर में गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। डोनेशन है किसी चीज़ के लिए मिली है तो अकॉर्डिंग टू दी एसेट
डिप्रिशिएट करते जाएंगे उसे। एक तरफ उसे डेफर्ड लायबिलिटी बना लेंगे, दूसरी तरफ उसे एसेट बना लेंगे। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काफ़ी दफा रिवाइज होगा, राइट। चलिए कल इंशाल्लाह इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। जो मैं आज आपसे दो को करता हूँ इसे याद करें समझ के, इसे भी समझ के, बाकी इंशाल्लाह काम कल इंशाल्लाह यहीं से आगे शुरू करेंगे। कल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सारा, एक फुल फ्लैश एक क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आ जाएं, तो हम इंशाल्लाह उसको आगे करते रहें। जी प्लीज़ उसको बंद कर दें, बहुत लंबा हो गया लेक्चर।